नमस्कार, हम छी राहुल राय। अपने लोग देख रहे हैं मिथिला दर्शन न्यूज। आजुक जे साक्षात्कार है हमार आजुक जे पहुँच है वो तो भोजपुरी के प्रसिद्ध संगीतकार धनंजय मिश्रा जी और दुल्हिन में पहिल बेर मैथिली सिनेमा जो दुल्हिन आबि रहा है में पहिल बेर संगीत द रहा छथिन और उनके से दुल्हिन के जो में संगीत देने वही संदर्भ में कब करें। यूपी के गाजीपुर जिला के रहनिहार धनंजय मिश्रा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज के जानल मानल म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में सुविख्यात छथि। नन्हे से संगीतक शौक रखनिहार धनंजय शुरुआती दौर में अपन स्कूल कॉलेज के एनुअल फंक्शन आ पारिवारिक शादी ब्याह में संगीत कला के बेहतरीन प्रदर्शन करते रहला है। वही समय ये क्यों नहीं जाने छल जे शादी ब्याह के प्रोग्राम में संगीत देनिहार धनंजय एक दिन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज के एतेक पैघ संगीतकार बन सकैत अछि। आइ अपने मेहनत लगन से करीब 200 भोजपुरी सिनेमा आ सैकड़ों भिन्न भिन्न भाषा के एल्बम में म्यूजिक दे चुकला है। हिनक भोजपुरी सिनेमा प्यार के बंधन आ हम बाहुबली के लेल बेस्ट भोजपुरी म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड से सम्मानित भऽ चुकला अछि। अब पहिल बेर मैथिली सिनेमा दुल्हिन में म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू कर रहल छथि। धनंजय जी, अपने मिथिला दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब अपना मिथिला भाषा भाषी दर्शक लोगन के गोड़ लगे छी। धनंजय जी, अपने जे ऊंचाई पे अखन तक पहुंचलिए हैं ओकर शुरुआत केना? हमारी शुरुआत जो है म्यूजिक से जब मैं 9-10 साल का था, 9-10 साल की उम्र का था, तब से मैं बुलबुल तरंग बजाता था। और बुलबुल तरंग बजाने का एक कारण ये था कि मेरी पढ़ाई लिखाई जो है वो घर से बाहर, मेरे पिताजी बाहर लेके मुझे पढ़ाई करने के लिए लेके गए। और एक म्यूज़िकल माहौल नहीं रहने के बाद भी कुछ ऐसी सुघटनाएं घटती गई कि मैं बुलबुल तरंग सीख गया। और इसके बाद लोगों ने जब स्कूल में बजाने लगा और अपने एनुअल फंक्शन में बजाता था, घर के जो पारिवारिक कार्यक्रम होते थे उसमें कभी कभी बजा लेता था, तो लोगों ने प्रेशर डालना चालू किया कि आप व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी भोजपुरी के शोज़ में आप बजाइए। तो मेरे पिताजी ने परमिशन देनी शुरू की और धीरे धीरे मैं उस प्लेइंग में पारंगत होता गया। हालांकि पारंगत तो कोई हो नहीं सकता, संगीत तो ऐसी चीज़ है कि मरते दम तक आदमी सीखेगा। फिर इसके बाद मैं लगभग 1995 में आया मैं दिल्ली टी सीरीज़ में एक रिकॉर्डिंग के सिलसिले में। वहाँ आने के बाद मुझे लगा कि ये जो कैसेट की दुनिया है, इस कैसेट की दुनिया में भी मैं रम सकता हूँ और मैं इसको कर सकता हूँ। और एक जुनून सा सवार हुआ। और फिर थोड़ा सा कुछ गिरते संभलते फिर इस्टेब्लिश हुआ दिल्ली में। जब धीरे धीरे लोग मुझे जानने लगे, दिल्ली में जो भोजपुरी कलाकार आते थे, भरत शर्मा, मुन्ना सिंह, आपके छैला बिहारी जी, शारदा जी, बालेश्वर जी, इन लोगों ने प्रेशर डाला कि आप संगीत भी दे सकते हैं, चूँकि भोजपुरी क्षेत्र से हैं, वहाँ के लोग संगीत को जानते हैं, वहाँ के लोग विधाओं को जानते हैं, वहाँ के संगीत को जानते हैं, वहाँ के रस को जानते हैं। तो मैंने धीरे धीरे इसमें शुरुआत किया और हमारे दर्शकों का प्यार ऐसा मिलता गया कि आप लोगों ने मुझे इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया जिसके काबिल मैं नहीं हूं। इसके लिए चाहे वो भोजपुरी भाषा भाषी हो या मैथिली भाषा भाषी हो या अंगिका भाषा भाषी हो, कहीं के भी दर्शक हों वो हमारे दर्शक हैं और आपने ही मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया है। अपने अखन जे छे भोजपुरी संगीतक क्षेत्र में, भोजपुरी सिनेमा जगत में जे छे एकटा स्तंभ संगीतकार के रूप में छे और ये जे भोजपुरी सिनेमा छे ओई क्षेत्र में हम कोना प्रवेश किया? ऑफर आया बॉम्बे जाने का और बॉम्बे जब मैं गया वहाँ पे तो मेरी फिल्मों का म्यूज़िक देने के पीछे भी एक बहुत बड़ी इतनी बेहतरीन घटना है, जिस घटना को मैं अपने ज़िंदगी में मतलब जब भी सोचता हूँ तो बड़ा हर्ष होता है और बड़ा खुशी होती है। मैं जब 5 साल की उम्र में था, 6 साल में, फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में पढ़ रहा होगा, तो मैंने आपको बताया मेरे पिताजी घर से बाहर लेके मुझे पढ़ाई कराते थे। तो मैं तो स्कूल चला जाता था, पिताजी फ्री होते तो उनको कोई काम तो होता नहीं था, तो पिताजी कभी कभी फिल्म देखने जाते थे।
जब फिल्म देख के आते थे रूम पे, तो अपने दोस्तों से, अब 5-6 साल के लड़के के साथ तो आदमी डिस्कशन कर सकता है उसके सामने कि अरे यार मैं फिल्म देखने गया, बड़ी अच्छी फिल्म थी, इनकी फिल्म थी, उनकी फिल्म थी, जो भी अपने दोस्तों के बीच। मैं अपने पिताजी से जिद करने लगा कि पापा मैं भी फिल्म देखूंगा और मुझे भी दिखाना पड़ेगा। ये सिलसिला महीनों चलता रहा, डालते गए, मुझे बाइस्कोप दिखाते थे, बाइस्कोप यही फिल्म देखने में जाता हूँ शहर में। तो एक दिन जिद पे अड़ गया तो वो मुझे लेके गए फिल्म दिखाने। वो फिल्म थी मेरी ज़िंदगी में पहली फिल्म जो मैंने थिएटर में बैठ के देखी। वो फिल्म थी गंगा किनारे मुरा गाँव। उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे अशोक चंद जैन। इसके बाद जब मैं बॉम्बे में पहली फिल्म किया, उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे अशोक चंद जैन और फिल्म का नाम था गंगा के पार से यहाँ हमारा। संजोग से ऑफर आया और उस फिल्म में 2 म्यूज़िक डायरेक्टर थे। एक हमारे बहुत सीनियर थे सुरेंद्र कोहली जी, उन्होंने 4 गाने किए थे और 6 गाने मैंने किए थे। तो पहली फिल्म मेरी वो थी। तो जब उनका ऑफ़र आया तो मैं उनको उनके नाम से ना नहीं बोल पाया, क्योंकि मैं उसके साथ मेरी भावनाएं जुड़ी हुई थी। तो यहाँ से फिर जब मैं काम शुरू किया तो लोगों को पसंद आना शुरू हुआ कि नहीं, काम अच्छा कर सकते हैं। फिर धीरे 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 लोगों के ऑफ़र आते गए, मैं करता गया। अच्छा, ये दुल्हन सिनेमा आपने संगीत दिया है, इस सिनेमा से कोना जुड़े? इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी घटना है। जब मनोज जी का फ़ोन आया मेरे पास कि सर ऐसा ऐसा है और विष्णु जी प्रोड्यूसर हैं, उस फिल्म को करना है, और साथ में उन्होंने एक हिंट भी दिया कि विष्णु जी बहुत म्यूजिकल हैं। मैंने मनोज जी से यही कहा कि आप मुझे फंसाना चाहते हैं। एक अजीब सा जो डर होता है ना, आप जब कभी भी एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो आप चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम भी देने जाते हैं, तो एग्ज़ाम देने में उतना ही डर लगता है जितना फर्स्ट क्लास में जाते थे एग्ज़ाम देने। तो एग्ज़ाम तो हम तो रोज़ एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन एक एग्ज़ामिनर होता है जिसको कुछ नहीं आता, हम जो परोसते हैं वही वो खाता है, और एक एग्ज़ामिनर होता है जो हलवाई हो, जिसको हर चीज़ आता हो। तो वो उसके सामने थोड़ी सी आपका डर होना लाजमी है। मैंने कहा मनोज जी बहुत वो करना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि मैं विष्णु जी को नहीं जानता था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं करूं कुछ और उनका इंटरफेरेंस ऐसा हो कि वो फिर कहने नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे ही होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आदमी अपनी चीज़ों को वो करना चाहता है। लेकिन जब मैं पहली बार मिला उनसे तो इतना सरल और इतना निर्मल इंसान मैंने देखा ही नहीं, और मुझे मज़ा आने लगा। इवन आपको विश्वास नहीं होगा, मैं मुंबई में रहता हूँ और मैं अपने पूरे म्यूज़िक की सारी सेटिंग उनके घर पे दिल्ली में आके किया। मैं बॉम्बे से आता था दिल्ली, मैं चाहता तो गीतकार का गाना लेके वहाँ कंपोजिशन करके अपने लिरिक राइटरों को लिखवा के एक फाइनल सीटिंग प्रोड्यूसर को जो देना होता है वो दे देता, लेकिन मैं कम से कम 7 से 8 सीटिंग किया विष्णु सर के साथ, मनोज जी के साथ। तो मैथिली के टी सीरीज़ के मैंने बहुत 70-80 एल्बम किया हुआ। एक बहुत पुराने सिंगर हुआ करते थे मिथिला के, हेमकांत झा जी, उनके एल्बम मैंने किया, राम बाबू झा जी, उनके एल्बम मैंने किया। तो विद्यापति जी की रचनाओं से बहुत अटैच हूँ, मिथिला के फोक से बहुत अटैच हूँ। इस फिल्म से पहले 4 साल पहले भी एक फिल्म मैंने किया था कोठा, जिसमें एक मैंने मिथिला का धुन डाला था, झिझिया। तो वो भी तो इन सब चीज़ों के चलते जो कंपोजिशन है, वहाँ की जो धुनें हैं, वहाँ का जो लोक रस है संगीत का, वो, और ऊपर से विष्णु जी की जो आउटपुट वो देते थे, पूरा 1-1.5 घंटे समझने के बाद एक लाइन बोलना, और वो एक लाइन इतनी भारी होती थी कि समझ में आता था कि बस ये अब हम रास्ते पे करेक्ट किया। तो एक एक चीज़ पे उन्होंने गाइडेंस देना। दूसरी एक चीज़ सबसे बड़ी खासियत लगी मुझे कि इतना गाइडेंस देने के बावजूद मैं स्वतंत्रता फील कर रहा था कि मैं स्वतंत्र हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ और वो मेरा अपना है। तो इतना सारा इनपुट होने के बाद जब मैं आउटपुट दे रहा हूँ और वो आउटपुट मेरा अपना है, ये बहुत, मतलब ये कभी कभी ऐसा रेयर संजोग बनता है कि आपके पास आपको लोग इनपुट दें और आउटपुट सिर्फ आपका हो।
तो ये सामंजस्य जो बैठा ना, प्रोड्यूसर साहब का, डायरेक्टर साहब का, मेरा, हमारे गीतकार का, हमारे सिंगरों का, हमारे जो अरेंजर थे, तो इन सब का जो एक सामंजस्य बेहतरीन ढंग से जो तालमेल बना, उसी का परिणाम है कि इस फिल्म से मैं इतना अटैच हूँ। इनके गाने आज भी मैं रात में घर पे सुनता हूँ, और इन गानों को लेके मुझे जो एक उत्साह है कि जब इन गानों को मैं परोसूंगा, जब पब्लिक के सामने जाएगा, तो मुझे विश्वास है कि आप लोग, जैसे मैं रात को बिना सुने सोता नहीं, आप लोग भी पूरे दुल्हन के गानों को सुनने के बगैर आप सो नहीं सकते, ये मुझे विश्वास है। जी, एखन दुल्हन सिनेमा के जे यूट्यूब पे देख रहा छी, होली के गीत बहुत चर्चित भेलैया, सोशल साइट पर ओकर काफ़ी चर्चा भ रहल छै, तऽ ओहिमे ई कहल जाइ छै कि किछु भोजपुरी के सुगंध आबि रहल छै, ओहि संदर्भ में की कहबै? माँ में मौसी की सुगंध नहीं आएगी तो किसकी सुगंध आएगी? भोजपुरी मेरी माँ है, मैथिली मेरी मौसी है। और एक जो मैंने, ये तो रिश्तों की बात हो गई, सांगीतिक रिश्तों की बात है। एक जो सबसे बड़ी चीज़ है कि कई बार ऐसा हुआ है, मैंने खुद कई धुनें ऐसी देखी हैं जो भोजपुरी की धुनें थीं और वो मिथिला में गाई जाती हैं, भोजपुरी में विलुप्त हो गई हैं। कई धुनें ऐसी हैं जो मिथिला में गाई जाती थीं, वो वहाँ से पलायन करके जब भोजपुरी क्षेत्र में वो धुनें आई, तो चूँकि नज़दीक का रिश्ता है, इसलिए दोनों का आदान प्रदान हमेशा होता रहता है। तो ये आप एकदम क्लियर कट नहीं कह सकते कि ये भोजपुरी ही है या ये मैथिली ही है। भोजपुरी पे जो भोजपुरी की लोक धुनें हैं, उसको कोई ये नहीं कह सकता कि किसने बनाया, किसने रचा, किसने लिखा, किसने कंपोज किया। मिथिला में है जो विद्यापति जी ने कंपोज किया है और लिखा हुआ है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, उनके बारे में तो है कि खैर ये मैथिली है। लेकिन जो नानी, दादी, परनानी, सरनानी, इन लोगों ने जो चीज़ें इन लोग गाते हुए आए हैं, तो जो भोजपुरी की समाज की, भोजपुरी भाषा भाषी की जो औरतें वहाँ मिथिला में गईं, वो अपनी धुनें वहाँ लेके गईं। जो मैथिली समाज से जो औरतें हम लोगों के क्षेत्र में आईं, वो अपनी लोक धुनें हमारे क्षेत्र में लेके। तो ये कह नहीं सकते कि आप भोजपुरी की सुगंध मिथिला में चली गई तो क्यों, क्या हो गया, ये उचित नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि आलोचकों का, जो हमारे आलोचक हैं, वो जब हमारी आलोचना करते हैं तो हमें खुशी होती है कि कम से कम आप सुन तो रहे हैं, कम से कम आपका ध्यान तो यहाँ जा रहा है कि हमने भोजपुरी धुन दी है या मैथिली धुन दी है। और आप आलोचना ऐसे ही करते रहिए, सुनते रहिए। जब आप सुनेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि ये भोजपुरी है या मैथिली है। मेरे लिए संगीत ना भोजपुरी है ना मैथिली है, संगीत सिर्फ संगीत। अच्छा, अपने मैथिली सिनेमा जे दुल्हन छै, ओहिमे मैथिली संगीत के आत्मा के कते ख्याल रखलिए? जब हम कोई क्षेत्रीय भाषा में फिल्म करते हैं तो मेरा ये मानना होता है, मेरे से ये लोग, कई पत्रकारों ने सवाल किया कि आज से 5-6 साल पहले से बहुत सारे पत्रकारों ने सवाल किया कि जो वेस्टर्नाइज हो रहा है, म्यूज़िक का जो वेस्टर्न फिल्म लोग दे रहे हैं, तो ये क्या उचित है या अनुचित है? मेरा ये मानना है कि आप अपने पिताजी को पैर छू के प्रणाम करिए, ये हमारा कल्चर है। ये हमारा कल्चर बोलता है कि माँ बाप को पैर छू के, गुरु का पैर छू के प्रणाम कीजिए, चरण स्पर्श करके प्रणाम कीजिए, वो हमारा संस्कार है। लेकिन ये हमारा कल्चर ये नहीं कहता कि आज भी आप धोती पहनिए और कुर्ता पहनिए, हम जींस पहन सकते हैं, ये हमारा आवरण है। तो आत्मा अंदर है, संस्कार अंदर है, आवरण हमारा जरूर चेंज होना चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया के हिसाब से अगर हम नहीं जिएंगे तो लोग हमें बुजुर्ग की श्रेणी में डालेंगे, आउटडेटेड की श्रेणी में डालेंगे। ऐसी ही फिल्मों के गानों के साथ भी मैं करता हूँ, भोजपुरी हो चाहे मैथिली हो। पर्टिकुलर दुल्हन की बात मैं कर रहा हूँ कि दुल्हन में बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो मैंने कंपोज किए हैं और आपको अच्छा लगेगा। और लेकिन उन कंपोजिशंस में भी मैं मिथिला की आत्मा को छोड़ा नहीं। मैं उदाहरण के रूप में आपको बता रहा हूँ, आपके तरफ एक फोक गाया जाता है झरनी। झरनी
के बारे में मैंने पता किया तो उसमें ताजिया लोग निकालते हैं, मुसलमानों का एक त्योहार होता है। चूँकि धुन है हमारी आत्मा, हम उसको अगर रोमांटिक सॉन्ग में प्रवेश करा रहे हैं तो उसका आवरण हम ज़रूर चेंज करेंगे, उसका जो म्यूज़िक अरेंजमेंट है वो ज़रूर हम चेंज करेंगे, और हमने किया। बट म्यूज़िक अरेंजमेंट के साथ साथ जो उनकी ओरिजिनलिटी है, जो वहाँ के लोक संगीत की ओरिजिनलिटी है, उसको हमने हमेशा जीवित रखा। हमने अपने इस फिल्म में एक रैप किया है, और बहुत सारे गीतकार आए, बोले मैं रैप लिखता हूँ, इंग्लिश, हिंदी, फिर बोले मिथिला में भी लिखता हूँ। मैंने कहा नहीं, कुछ ऐसी चीज़ हम रैप, चूँकि रैप आज के डेट का जो रैप है, रैप ये लोग क्या गाएंगे? मुंबई में प्रोफेशनल जो गीतकार हैं मैथिली भाषा भाषी, तो चूँकि संगीत की आत्मा गीत ही होती है, जब आपको प्रॉपर उस धुन पे बोल अच्छे मिल जाएंगे तो वो संगीत और निखर जाता है। तो बोल का अच्छा होना बहुत इम्पोर्टेंट है म्यूज़िक के लिए। और सिनेमा और उपशास्त्रीय जो बोलते हैं, इसमें सुरों का महत्व उतना ही है जितना गीतों के बोल का है। तो हमने कोशिश किया, हमने बिहार, सहरसा, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, खगड़िया, इन चारों तरफ हमारे जो नेटवर्क थे, हमने कोशिश किया कि वहाँ के लोगों को पकड़ा जाए। और बहुत सारे गीत हमारे पास आए, सैकड़ों की संख्या में गीत आए। हमने उनको सुना, हमने उसको देखा, और अंत में जो हमने फाइनल किया, एक हमारे राइटर हैं बनगांव सहरसा से प्रकाश मनोज, एक हमारे राइटर हैं सुधीर झा, एक हमारे राइटर हैं विक्की। तो इन लोगों के कुछ विक्की का जो बोल लिखने का जो तरीका था वो एकदम यंगस्टर्स का था, जो यो हनी सिंह को सुनने वाला जो ग्रुप है हमारा, तो उनको उनके हिसाब से भी, तो उनको उनके हिसाब का भी संगीत मिले। और जो हमारे पुरनिया हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो उम्मीद करते हैं कि अगर धनंजय मिश्रा ने म्यूज़िक किया है तो कुछ ऐसी चीज़ होगी जो सुनने लायक होगी, उनको भी हम कुछ चीज़ें दिए हैं। और पूरे फिल्म का जो वेरिएशन है, रोमांटिक से लेके शादी ब्याह से लेके मुजरा से लेके और सैड सॉन्ग से लेके बहुत सारा, एक मतलब एक गुलदस्ता के रूप में हमने इसको बनाया कि हर वेरिएशन हर एज ग्रुप को गाना मिले, हर एज ग्रुप को उसके पसंद का गाना मिले। तो इन राइटरों ने बहुत मेहनत की, रात भर बैठ के हमने इनसे लिखवाए गाने, मुकड़ा फाइनल नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मेहनत करते करते फिर जो आउटपुट इन लोगों ने दिया, माइंड ब्लोइंग लिखा है, बहुत बेहतरीन लिखा है। और तब मैं कैसे तारीफ करूं, मेरे पास शब्द नहीं। विकास और आलोक गायक थे, इनका अलावे और कौन कौन मैथिली सिंगर का अपनी मौका दे? हमारे दोनों सिंगर जो हैं आलोक कुमार और विकास जी, ये दोनों बहुत बेहतरीन गायक हैं, और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये हमारे ऑडियंस, चाहे वो मैथिली ऑडियंस हो, चाहे पूरे हिंदुस्तान में ये लोग मशहूर हैं। इन दोनों सिंगरों ने अपना 100% दिया, क्योंकि उससे कम तो हमें मंजूर ही नहीं है। इनके अलावा एक और बहुत प्रख्यात सिंगर हैं इंदु सोनाली, जो हमारे भोजपुरी की अभी टॉप में चल रही हैं। वो मिथिला की बेटी भी हैं, मिथिला की बहू भी हैं। तो उन्होंने कई बार मुझे बोला कि सर मैं भी मिथिला, अगर आप मैथिली कोई फिल्म करेंगे उससे मुझे ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि वो मेरी भाषा है। तो चूँकि टॉप की सिंगर हैं, एक ग्रेड की सिंगर हैं, अच्छी गायिका हैं और भागलपुर की रहने वाली हैं, तो उन्होंने भी गाया। अलका झा हैं, उन्होंने गाया। एक आपके मिथिला के ही बहुत उभरते हुए सिंगर हैं देवानंद जी, उन्होंने गाया। बहुत सारे ऐसे सिंगर रहे। कल्पना जी ने भी गाया। मैंने कल्पना जी को भी बोला कि ये मैथिली फिल्म है और मैं चाहता हूँ कि इसमें इस फिल्म की एक जान है, जो हमारे फिल्म में एक मुजरा है, आप जो सुनेंगे आपको अच्छा रहेगा। तो उसमें उन्होंने, और जब कल्पना जी ने गाया तो गाना तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आपको अच्छा रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे सिंगर, लेकिन क्या है कि एक फिल्म में हम सभी सिंगरों को इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि गानों की एक बंदिश होती है, उस पूरी फिल्म की कहानी भी कहनी है। अपने एथिक कलाकार के मौका दे लिया है,
लेकिन एक चीज और हम अहाँ से पूछे चाहब जे मैथिली में बहुत कलाकार एहन छथिन जिनकर पहुँच एखन मुंबई तक नहीं भऽ पयलैए कि आगामी जे आबऽ वाला सिनेमा छै जाहिमे अपने संगीत देबै या और कोनो सिनेमा हेतै ताहिमे कि एहि कलाकार सबके मौका देबै? बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं मेरे नज़र में जो अच्छा गा रहे हैं, अच्छा गा रही हैं, जिनको मैं चाहूँगा कि जब अगली फिल्म में मैथिली फिल्म करूँ तो मैं उनको ज़रूर बुलाऊँगा और उनको ज़रूर मैं मुंबई तक पहुँचाऊँगा और गवाऊँगा, और लोग उनको भी जाने और उनको उनकी चीज़ों को जो छुपी हुई है, उनके कला को, उनकी आवाज़ को, उनकी गायकी लोग पसंद करें। जी जे दुल्हन सिनेमा छै एहिमे संगीत के अलावे अपने गीतो गेलिए हैं, तो कने वो गीत गुनगुना के सुना दीजिए। सैड सॉन्ग है। चैर पाती लिखल से पठाबी कते, चैर पाती लिखल से पठाबी कते, नै पता नै खबर केलो केहन शहर, नै पता नै खबर गेलो केहन शहर, चैर पाती लिखल से पठाबी कते, चैर पाती लिखल से पठाबी कते, नै पता नै खबर गेलो केहन शहर। और अंतर की लाइन याद नहीं आ रही है, लेकिन ऐसी लाइनें लिखी है कि मैं गाता गया और मैं एक अलग दुनिया में पहुंच गया था। मैं बहुत दिनों के बाद एक ऐसा सैड सॉन्ग मैंने देखा और मैंने किया। मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोग उठ नहीं सकते। थिएटर में अगर आप बैठे हैं तो आपको उठने की हिम्मत नहीं करेगी। और जैसा उन्होंने लिखा है, हमसे जो बन पाया, हम तो उतने काबिल नहीं हैं, लेकिन जो बन पाया कोशिश हमने किया आप तक पहुँचाने की। तो अहाँ के नाम सुनते ही पता चले छे जे भाई ओहिमे अश्लीलता हेतै, भोजपुरी में म्यूजिक देलखिन हैं, कि एहि सिनेमा में एहन देखल जेतै? मैं ये मानता हूँ कि कुछ गीतकारों ने, कुछ सिंगरों ने, आज के दौर के सिंगरों ने जल्दी स्टार बनने की चाहत में कुछ गीत ऐसे गाए हैं जिसको अश्लील कहा जा सकता है। लेकिन मैं ये मानने के लिए कतई तैयार नहीं कि भोजपुरी धरोहर, भोजपुरी संगीत की धरोहर अश्लील है। इतना खजाना है इसके अंदर, इतने अच्छे अच्छे गीत गाए हैं लोगों ने। आप मनोज तिवारी के गाने सुन लीजिए, कल्पना के गाने सुन लीजिए, और पवन सिंह के गाने सुन लीजिए। पवन सिंह ने भी बहुत अच्छे अच्छे गीत गाए हैं। लेकिन समस्या यहाँ आती है कि आप उनको स्टार बनाता कौन है? आप, हम, हमारी जनता। गंदा गाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ सिंगर हैं ऐसे, कुछ राइटर हैं ऐसे जो रातों रात स्टार बनने की ख्वाहिश में गंदा गा रहे हैं, लेकिन वो स्टार बनते नहीं हैं। वो रात में जगते हैं, सवेरे तक बुझ जाते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं, बट मैं ये कंफर्म कर दूं और इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण दे दूं कि हमारी दुल्हन में कोई आइटम सॉन्ग नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है, लोग अगर कहीं से भी थोड़ा मोड़ा भी दिमाग में अगर किसी तरीके का वो आ रहा होगा कि एक भोजपुरी या म्यूजिक डायरेक्टर है तो कुछ ना कुछ तो पुट दिया होगा, तो ये कंफर्म मानिए कि इस फिल्म में कोई आइटम सॉन्ग नहीं है। इस फिल्म में हर सॉन्ग आइटम है, और हर रोमांटिक सॉन्ग आइटम है, हर फोक सॉन्ग आइटम है, और आपको जो भी गाना मिलेगा वो आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठ के सुन सकते हैं, पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। ये मेरा विश्वास है और ये मेरा वादा भी है। सर, मिथिला दर्शन में अपने एतेक बेसकीमती समय दिलिए ताहि लेल बहुत बहुत धन्यवाद। तो ई छलाहन धनंजय मिश्रा जी हमरा सबके बीच।
भोजपुरी अब तो मैथिली में सेहो आबि रहल छै, तो मैथिली सिनेमा में पहली बेर संगीत दऽ रहल छथिन। तो अहिना हम फिर कोनो एहने कलाकार, अभिनेता या अभिनेत्री एहि सिनेमा से जुड़ल जे भी व्यक्ति हमरा भेटता फिर हुनका लऽ के आयब, एहि माध्यम से देखेबाक प्रयास करब। और अहूँ सबके कहब जे दुल्हिन फिल्म में हिनकर जे संगीत जते तक ई बतेला हन बहुत बढ़िया छै, नीक छै। अपने सब आबि के ओकरा जरूर देखबै और हिनकर सबके मेहनत के एकटा मुआवजा देबै। नमस्कार।